हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता और मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ आज अपनी केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो से टॉपिक्स हम अभी तक कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसकी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ा, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उन सब के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल डेली लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस करने हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी इनके क्वेश्चंस करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल डेली लर्न की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री की हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उनसे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एंड देन अगर आपने उन वीडियोज़ को भी लाइक नहीं किया तो आप उन वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन। तो अगर आपको बताना है कि नाइट्रेट आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नाइट्रेट आयन किसको बोलते हैं। ठीक है, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि नाइट्रेट आयन किसको बोलते हैं। जब उनको नाइट्रेट आयन का एग्जैक्ट फॉर्मूला ही नहीं पता होगा देन वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नाइट्रेट आयन की बात करें तो वो कैसा होता है, नाइट्रेट आयन इज इक्वल्स टू NO3 नेगेटिव। NO3 के ऊपर नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। सो अगर हमें नाइट्रेट आयन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रेट आयन में एक तो नाइट्रोजन है तो जितने भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में करना पड़ेगा, एंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ऑक्सीजन। नाइट्रेट आयन के अंदर 3 ऑक्सीजन है, NO3 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन किस लिए ऐड किया है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये नेगेटिव का साइन है दैट रिप्रेजेंट द 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं नाइट्रेट आयन के अंदर तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज फॉर द नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7। तो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 1। सो दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 32। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन, तो इसका हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाइस अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं क्वांटम नंबर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, IIT, JEE, नीट, तो उन सब में ये कॉन्सेप्ट तो आने ही वाले हैं। फिलहाल जो हम अपना सिलेबस कर रहे हैं दैट इज फॉर 11th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो आपका चैप्टर है वो 11th क्लास के अंदर है, पर कॉन्सेप्ट आपका हर एक कॉम्पिटिटिव में यूज होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, हमें बताना है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। आपको इतना पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं
और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस। जो भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे दैट इज नोन एज न्यूक्लियॉन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? एक तो होते हैं प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के दोनों हमारे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सो यू कैन से द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स and neutrons present in the nucleus is called न्यूक्लियॉन्स। उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अगर आप मतलब आपके क्वेश्चन के वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें होती है आपको उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the electronic configuration of chromium. So the next question is write electronic configuration of chromium. आपको chromium की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट वाली, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्शनल केसेस करवाए थे। ठीक है, कि नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको लिखने के लिए आपको 3 रूल्स की ज़रूरत होती है, ऑफ़बो प्रिंसिपल, हंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन तीनों रूल्स के कॉम्बिनेशन से आप हमारी किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटॉमिक नंबर के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बट उसमें से कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनमें से वन ऑफ द स्पेशल केसेस ही होता है हमारा क्रोमियम। तो आपको क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको बताना है जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो क्रोमियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर हम अपने ऑफ़बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी फिलिंग करना चाहें तो कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू ऑफ़बो प्रिंसिपल सबसे पहले क्या बनेगा हमारा 1s2, देन क्या आता है 2s, देन क्या आता है 2p, देन आता है 3s, देन आता है 3p, देन उसके बाद आता है 4s और उसके बाद आता है 3d। राइट। तो अब हमें 24 एलिमेंट्स डालने हैं। तो सबसे पहले 2 जाएंगे 1s में, 2 जाएंगे 2s में, 6 जाएंगे 2p में, 2 जाएंगे 3s में, 6 जाएंगे 3p में, 1 जाएगा इसमें और यहाँ पे जाएंगे 5। राइट। अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स हमारे पास यहाँ पे 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था और यहाँ पे 3d4 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो लोअर एनर्जी लेवल होता है सबसे पहले हम उसकी फिलिंग करते हैं, आफ्टर दैट हम फर्दर नेक्स्ट वाले एनर्जी लेवल की फिलिंग करते हैं। बट एक्चुअली में यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि डी को अपने आप को हाफ स्टेबल बनाना होता है, कि जो डी ऑर्बिटल होता है जिसके ऐसे 5 ऑर्बिटल्स बने होते हैं 1 2 3 4 5, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इसको हाफ स्टेबल होने के लिए। तो ये अपने पिछले 4s वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को हाफ स्टेबल करके 3d5 बना लेता है और 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 1। सो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्रोमियम की होती है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d5. So this is the final configuration of chromium which comes out in the exceptional cases. ठीक है, सिमिलरली कॉपर की होती है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो कॉपर की भी इसी तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक्सेप्शनल होती है। ठीक है, कॉपर के बारे में भी आपने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉन्सेप्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है how many unpaired electrons are there? How many unpaired electrons are there? How many unpaired electrons are there in carbon atom
कार्बन एटम के बारे में बताना है कि कार्बन एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है, इन ग्राउंड स्टेट, जब कार्बन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो पेयरिंग में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। तो इसको कैसे लिखते हैं अगर ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखें, अगर ये 1s का ऑर्बिटल है, ये 2s का ऑर्बिटल है और ये 2p का ऑर्बिटल है, लाइक दिस। सो दिस इज ऑफ 1s, दिस इज ऑफ 2s एंड दिस इज ऑफ 2p। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, 2s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, पर जो 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बाय हंट्स रूल वो दोनों सिंगली हैं। जो सिंगली है दैट मीन्स वो अनपेयर्ड हैं। तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन एटम, अनपेयर्ड, दैट इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसी के भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं कोई भी एलिमेंट के, यू जस्ट हैव टू राइट आउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पिछले फील्ड है उसको नहीं लेना, जो सबसे लास्ट वाला होगा उसके आप ओनली ऑर्बिटल्स बना के देख सकते हो। उसके ऑर्बिटल्स में फिर जितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दैट वी कैन से कि वो हमारे क्या होंगे, दैट विल बी अवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और क्वेश्चन इसका करके दिखाती हूँ, लाइक फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का हम करके देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। सो व्हाट इज द, हम अगर कहें कि हमें फाइंड आउट करने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, सबसे पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन क्या बन जाएगी हमारी, सबसे पहले आ जाएगा 1s2, देन आ जाएगा 2s2, देन आ जाएगा 2p, 5 हो गए ना, 2 + 2 4 एंड 5 9। तो अब यहाँ पे देखिए, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड कहाँ हो जाते हैं कि हम, इन्होंने कहना है जो पिछले वाले 2 हैं वो फिल्ड और 2p में 5 है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नो, आप इसके ऑर्बिटल्स बना के देखिए। तो जब 1s का ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, 2s का ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा और 2p का बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, राइट। सो 1s के अंदर 2 फील्ड है, 2s के अंदर 2 फील्ड है, 2p के अंदर 5 है। 5 डालने के लिए पहले 1 1 1 सिंगली पेयर, देन आफ्टर देन 2 हमारे पेयर हो जाएंगे, टोटल 5 हो गए p के अंदर। अब आप देखिए ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, p के अंदर px वाला भी पेयर्ड है, py वाला भी पेयर्ड है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जो अनपेयर्ड है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास सिर्फ 1 ही होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके पेयर्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, व्हाट इज मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं इन एन एटम। एक एटम दे रखा है, उसके बारे में देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। हैविंग n इज इक्वल्स टू 3, हैविंग n इक्वल्स 3, L equals 1 and S equals +½ अब ये क्या है, N, L और S हमारे क्या है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है जी। क्वांटम नंबर्स के बारे में भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन की ना, जो क्वांटम नंबर की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है उसमें डिटेल में बताया है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और उनकी हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बार दोबारा से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको n से डिनोट करते हैं। n हमें नंबर ऑफ
शेल्स के बारे में बताता है। सेकंड जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है उसको एल से डिनोट करते हैं। एल जो होता है हमें शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर उसमें कितने सबशेल्स होते हैं उसके बारे में, एसपीडी के बारे में बताता है। और थर्ड होता है हमारा एमएल। एमएल जो होता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें बताता है कि हर एक एस पी और डी में कितने फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं। और फोर्थ होता है हमारा एस दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक होती है प्लस हाफ और एक होती है माइनस हाफ। तो ये हमें स्पिन के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग दीज क्वांटम नंबर्स, कि हमारे को ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर जिसके पास ये वाले क्वांटम नंबर्स हो। तो इसके बारे में देखते हैं हम। अगर हम क्वांटम नंबर्स की बात करें तो हमारे को जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। n हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल के बारे में कि कौन से शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो 3 का मतलब हो गया कि ये थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 3 मीन्स दे आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड शेल। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 1 दे रखा है। L क्या होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L हमें क्या बताता है, L हमने ये चीज़ की हुई है कि अगर L हमारा 0 है तो s ऑर्बिटल, L अगर हमारा 1 है तो p, L अगर हमारा 2 है तो d, L अगर हमारा 3 है तो f। अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू 1 दे रखे दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं, p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो हमें थर्ड शेल के p ऑर्बिटल्स की बात करनी है। अब थर्ड शेल के p ऑर्बिटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड शेल का p कैसे बनेगा, like this you can say 3p, इसको लिखते हैं 3px, इसको लिखते हैं 3py, इसको लिखते हैं 3pz। ये 3 थर्ड शेल के p ऑर्बिटल के अंदर फर्दर जो होते हैं, p ऑर्बिटल के अंदर 3 हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से। और अभी हमें जो स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है दैट इज प्लस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर क्या दे रखी है, प्लस हाफ। प्लस हाफ का मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है। अगर तीनों 3p के अंदर, तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन वी कैन से कि सारे के सारे प्लस हाफ स्पिन के हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम एक भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। So we can say, so we have maximum number of 3 electrons in an atom having these quantum numbers. We can say we have maximum number of 3 electrons having the quantum number n is equals to 3, l equals to 1 and s equals to plus half. तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है that is maximum number is 3 electron. तो इस तरह से हम अपने क्वांटम नंबर के ऊपर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइस अभी जो हम जितने भी टॉपिक कर रहे हैं ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमारे क्लियर होंगे ये सिर्फ आपके 11th और 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक आईआईटी, जेई, नीट, इनमें से कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो तो उसके लिए भी ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी तक गाइज जिन्होंने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई बोहर्स ऑर्बिटल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। वाई बोहर्स ऑर्बिटल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। बोहर ऑर्बिटल्स को एनर्जी लेवल्स क्यों कहा जाता है? बोहर ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे उनको एनर्जी लेवल्स क्यों कहा जाता है? बोहर ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं आपने डिस्कशन की है ना, लाइक के शेल, एल शेल, एम शेल, उन सब शेल्स के बारे में डिस्कशन की हुई है। जैसे हम कहते हैं कि बोहर ने बताया था के एल एम एन शेल्स होते हैं। अगर फर्स्ट शेल होता है उसको उसने के शेल के डिस्कशन दिया था, और अगर सेकंड शेल होता है तो उसको उसने एल शेल बताया था, अगर थर्ड शेल होता है तो उसको उसने एम शेल बताया था। तो उसने जो ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्स दिए थे के एल एम एन शेल्स, उनको एनर्जी लेवल्स क्यों कहा जाता है?
ठीक है, तो इनको एनर्जी लेवल्स क्यों कहा जाता है, हमें इसके बारे में बताना है। सो एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब होता है? एनर्जी का मतलब होता है कि अगर एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं कि इसका कोई एनर्जी लेवल है, इसका कोई एनर्जी लेवल है, दैट मीन्स दे हैव पर्टिकुलर वैल्यू और सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। और जो बोहर के हमारे जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी होती है, दैट इज वाई उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। तो हम क्या कहेंगे कि बोहर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल because they are associated with because they are associated with particular or you can say certain with certain definite amount of energy, certain definite amount of energy, because each shell or each level or each orbital has certain definite amount of energy, that is why they are known as energy levels, इसीलिए उनको energy levels कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है that out of 6s and 4f orbital, out of 6s and 4f ऑर्बिटल, अगर हम दो ऑर्बिटल्स दिए, हमें एक 6s ऑर्बिटल दिया और एक 4f ऑर्बिटल दिया है, विच हैज हायर एनर्जी एंड वाई, विच हैज हायर एनर्जी, विच हैज हायर एनर्जी एंड वाई, किसकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है और क्यों। 6s और 4f ऑर्बिटल को कंपेयर करना है और आपको बताना है कि इसमें से किसका एनर्जी जो होता है वो हाई होती है और क्यों। तो इसकी हायर एनर्जी बताने के लिए आपको कौन सा रूल बताना पड़ेगा, ऑब्बो प्रिंसिपल, क्योंकि ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग करनी है तो फिलिंग में हम यही चीज़ बताते हैं कि जिसका लो एनर्जी लेवल होता है उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल आगे रखते हैं, पहले फिल्ड करते हैं, और जिसके एनर्जी लेवल हाई होता है उसको हम बाद में फिल करते हैं। तो ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि 4f पहले आता है या 6s पहले आता है। कैसे बनाते हैं ऑब्बो प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल 1s, देन होता है 2s 2p, देन होता है 3s 3p 3d, and you can say after that 4s 4p 4d and 4f, and 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करने के लिए डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो पहले 1s में फिलिंग होगी, देन 2s में, देन 2p एंड 3s में, देन 3p एंड 4s में, देन 3d 4p एंड 5s में, देन 4d 5p एंड 6s में, एंड देन उसके बाद होगी 4f में। तो अगर 4f और 6s को कंपेयर करते हैं हम, तो 4f जो होता है पहले 6s में फिलिंग होती है, ये देखिए 4d के बाद 5p में होगी, देन 6s में होगी, उसके बाद 4f में होगी। पहले 6s में फिलिंग होती है और उसके बाद जो है 4f में फिलिंग होती है। अगर 6s में फिलिंग पहले होती है दैट मीन्स इट इज ऑफ लो एनर्जी, और 4f में फिलिंग बाद में होती है दैट मीन्स 4f इज ऑफ हाई एनर्जी। तो अगर हमें बताना है कि किसका एनर्जी लेवल हाई है तो हम बताएंगे 4f ऑर्बिटल जो है इट हैज हाई एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू 6s, राइट। सो अगर मतलब आपको ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं बताना है तो आप इसके क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास रूल होता है, ये हमारा मतलब शॉर्ट ट्रिक होती है एक n+l रूल, इसको क्या बोलते हैं हम, n+l रूल। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसका द हायर द वैल्यू ऑफ n+n, द हायर द n+l वैल्यू, जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी ऑर्बिटल जो है, वही वाला जो ऑर्बिटल है दैट ऑर्बिटल इज ऑफ हायर एनर्जी, उसकी एनर्जी ही ज़्यादा होगी। अगर हम n+l रूल की बात करें, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल, l का मतलब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, s p या d की वैल्यू। हमें पता है कि l की वैल्यू कैसे देखते हैं, 0 होती है तो s की, 1 होती है तो p की, 2 होती है तो d की। तो अगर हम 6s और 4f का कंपेयर करें, 6s में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 बिकॉज यहाँ पे s है, और 4f में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4
और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखो एल इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा एफ होता है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, एन प्लस एल निकालो, अगर 6s का एन प्लस एल निकालोगे दैट इज 6 प्लस 0 6, और 4f का अगर आप n प्लस एल निकालोगे तो दैट इज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो n प्लस एल वैल्यू जो है वो 4f की ज़्यादा है, तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होती है उसका ही एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। हम कहेंगे n प्लस एल वैल्यू जो है वो 4f की ज़्यादा होती है, तो 4f ही जो है वो हायर एनर्जी लेवल का होगा। तो दो तरीके से आप बता सकते हो, एक तो आप ओबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, सेकेंड जो मैंने अभी आपको रूल बताया है n प्लस एल रूल, इसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो कि कौन सा शेल जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल के ऊपर होता है। राइट तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर। हमें बतानी है क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है। लिस्ट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, लिस्ट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ n एंड l। एन एक तो आपको n की वैल्यू बतानी है एंड दूसरी जो है वो l की वैल्यू बतानी है फॉर 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चीज़ आपको दे रखी होती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता है ना कि सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी को n से डिनोट करते हैं। अगर हमें n की वैल्यू बतानी है दैट मीन्स वी हैव टू टेल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही होता है जो हमारे को नंबर ऑफ शेल के बारे में बता रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में एग्जिस्ट करता है। और हमें क्या बोला हुआ है 4f के इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 4f के इलेक्ट्रॉन है तो जो सबसे आगे 4 लिखा है दैट मीन्स वो फोर्थ शेल में एग्जिस्ट करता है। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ शेल में एग्जिस्ट करता है दैट इम्प्लाइज जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है। सेकेंडली हमें क्या बताना है, एल की वैल्यू। एल की वैल्यू अगर हमें बतानी है, हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे एफ, ये हमारा एफ ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। एफ ऑर्बिटल के लिए हमारी एल की क्या वैल्यू होती है, यू कैन चेक एस पी डी एफ। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू 3। तो एफ ऑर्बिटल के लिए हमारी एल की वैल्यू क्या होती है, 3। तो इस तरह से हमें अपने क्वांटम नंबर्स मिल जाएंगे कि अगर 4f इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n का जो वैल्यू है वो 4 आई है और l की जो वैल्यू आई है जो 3 आई है। तो अवर फाइनल आंसर इज n is equals to 4 and l is equals to 3. So this is our final answer of this question. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which orbital are not possible, which orbital is not possible। हमें कुछ ऑर्बिटल दे रखे हैं, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है। कौन कौन से दे रखे हैं, 1p 2p 2d 2d 3f 4f। अभी हम अपनी पिछली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने सब डिस्कशन किया था कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स किसकी किसकी शेल के एग्जिस्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट शेल की बात करें, फर्स्ट शेल के अंदर ओनली 1s होता है, ओनली 1s होता है। इसका p वाला भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसका d वाला भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने इसके क्वांटम नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उसके लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है सेकंड l जो होता है दैट ओनली इक्वल्स टू 0, बिकॉज जो l की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो 0 1 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाती है, n-1 तक जाती है। तो हमारे क्वांटम नंबर ने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर दी थी कि हमारे जो बाकी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। हम यहाँ पे रीज़न नहीं देंगे क्यों नहीं करते हैं, हमें जस्ट ये बताना है कि कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे दे रखा है 1p, और मैंने अभी अभी बताया कि फर्स्ट शेल का ओनली 1s ही एग्जिस्ट करता है, p ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स 1p डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका 1p एग्जिस्ट
नहीं करता। सेकंड दे रखा है 2p, 2p तो एग्जिस्ट करता है, 2s सेकंड के लिए 2s और 2p दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो 2p जो है वो एग्जिस्ट करता है। थर्ड क्या है 2d, नो, टू सेकेंड शेल के लिए ओनली 2s और 2p एग्जिस्ट करते हैं, d वाला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है 2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग l की वैल्यू निकालेंगे तो 0 और 1 आएगी, 0 रिप्रेजेंट s एंड 1 रिप्रेजेंट p, तो इसका d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज वाई 2d जो है यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, जो 2d वाला है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली अगर हम 3f के बारे में बताएं, देन यू कैन चेक, n जो है हमारा 3 है, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग l की वैल्यू आएगी 0 1 एंड 2, 0 रिप्रेजेंट s, 1 रिप्रेजेंट p, 2 रिप्रेजेंट d, तो 3 वाले के लिए s, p और d एग्जिस्ट करते हैं, f वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स 3f भी एग्जिस्ट नहीं करता है, 3f डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर 4f की बात करें तो 4 के लिए अगर हम n लेंगे 4, तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2 एंड 3, तो 3 इसका एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स इसका f एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स 4 का f एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें से हमारे 3 एलिमेंट है 1p, 2d और 3f जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमें बताने थे कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर है 1p, 1p, 2d एंड 3f डज नॉट एग्जिस्ट, एंड 2f एंड 4f, 2p एंड 4f जो है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैज 3p ऑर्बिटल, एन इलेक्ट्रॉन हैज 3p ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है जो 3p ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट आर द परमिटेड वैल्यूज ऑफ, what are the permitted values of n, l and m, n, l और m की वैल्यूज बतानी है। ये जो तीन क्वांटम नंबर्स हैं n, l और m, इसकी जो कौन कौन सी परमिटेड वैल्यू होगी आपको बतानी है। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 3p के अंदर एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका दैट विल एग्जिस्ट इन 3p ऑर्बिटल, एंड यू हैव टू टेल अबाउट द क्वांटम नंबर्स n, l एंड m। तो सबसे पहले वही चीज हो गई, 3p ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो n जो होता है वो हमें शेल के बारे में बताता है कि कौन से शेल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे 3p है, 3 है, 3 मतलब थर्ड शेल में एग्जिस्ट करता है, तो दैट मीन्स n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3, n की वैल्यू आ गई हमारी 3। सेकेंड जो हमें l की वैल्यू बतानी होती है, l क्या होता है, 0 रिप्रेजेंट करता है s को, 1 रिप्रेजेंट करता है p को, 2 रिप्रेजेंट करता है d को, अप टू सो ऑन। तो हमारे को यहाँ पे p दे